सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसी, जहाँ से आपने पढ़ाई की। जी बिल्कुल। लेकिन आदमी जब कोई बीमार होता है ना, तो वह पीएमसीएच जाने से डरता है। तो सोचिए, जब पीएमसीएच जाने से डरता है, तो फिर जो पीएमसी, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, पीएचसी हैं, उनकी क्या स्थिति होगी? तो फिर तो वही वाली बात हो गई। देखिए, आप दिल्ली जब जाते हैं तो एम्स में सबसे अधिक बिहार के मरीजों की होती है। तो अस्पतालों की व्यवस्था तो सुधर नहीं रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल से जरूर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, अस्पतालों की व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। मैं खुद इस अस्पतालों का अंग रहा हूँ, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, पटना मेडिकल कॉलेज में जो उस समय इलाज की व्यवस्था थी, जो भवन थे, एक भी इमरजेंसी दवा भी नहीं उपलब्ध हुआ करती थी। मैंने ड्यूटी की है ना, मैं इंटर्न रहा हूँ, और जब मरीज आता था तो नॉर्मल सिरिंज, सेलाइन, नॉर्मल पेन किलर दवाएं भी नहीं हुआ करती थी पीएमसीएच में। आज देखिए कि 150-200 तरह की दवाइयां हैं, लिस्टेड हैं। आप इमरजेंसी तो छोड़िए, ओपीडी में भी दवाएं प्रोवाइड की जाती है। इतना बड़ा अस्पताल बना। मेरे समय में बिहार में कुल जमा 6 मेडिकल कॉलेज थे। पटना और दरभंगा में 100-100 सीटें थी, बाकी जगह 50 सीटें थी। पीजी की पढ़ाई सिर्फ पटना दरभंगा में होती थी। आज बिहार में 40 मेडिकल कॉलेज हैं, सरकारी और प्राइवेट मिलाकर। हाँ, पीएमसीएच में मुझे लगता है कि 250 सीट हो गई है। एनएमसीएच जैसे जो उस समय बहुत छोटे अस्पताल थे, वहां भी 150-200 सीटें हो गई हैं एमबीबीएस में। लगभग 10-15 गुना सीटें बढ़ी हैं। एक एक जो सीएचसी है, पीएचसी है, रोज आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर भी या अखबारों में भी कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी हैं, आए दिन किसी सीएचसी का उद्घाटन, किसी का शिलान्यास, किसी का भूमि पूजन करते रहे होंगे। आईजीआईएमएस इतना बड़ा अस्पताल बना, वहां का सिर्फ आंख का अस्पताल 190 करोड़ से बना है। भारत में उतना बड़ा आंख का अस्पताल इस क्षेत्र में कहीं नहीं है। अस्पताल तो बन जाता है, लेकिन लोग कहते हैं टेक्नीशियंस नहीं होते हैं, इक्विपमेंट्स नहीं होते। बिल्कुल नहीं। आप आँख के वहाँ देखिए कि अभी नए पद 9 सृजित हुए, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ, 7 और पदों का सृजन हुआ सिर्फ आँख के विभाग में। मैं आप दावे के साथ कह सकता हूँ कि 60-70 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वहाँ पोस्टेड हैं। डॉक्टरों की कमी नहीं है, दवाओं की कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी नहीं है। ये बात तो हम और आप सब मानेंगे कि चूंकि भारत में जनसंख्या इतनी बड़ी है, इतनी प्रचंड है, कि आप कितनी भी सुविधा क्रिएट करेंगे, कुछ न कुछ कमी तो रहेगी, भीड़ रहेगी। आए दिन मेरे पास भी फोन आता है कि भैया आईजीआईएमएस में भर्ती करा दीजिए, एम्स में भर्ती करा दीजिए, और मैं जानता हूं कि वहां बेड फुल है, और जितना संभव हो पाता है मैं उन लोगों की मदद भी करता हूं। तो ये बात सिर्फ बिहार में नहीं है, आप दिल्ली एम्स की बात देख लीजिए। सबसे ज्यादा यहाँ के जो सांसद और मंत्री होंगे, उनकी पैरवी एम्स में दिखाने और भर्ती कराने के लिए। मैं तो कहता हूँ बिहार के सांसदों का काम क्या है? वह कोई फैक्ट्री लेकर आते नहीं है, वह एम्स में इलाज करा सकते हैं या रेलवे का टिकट कंफर्म करा सकते हैं, उसमें भी बहुत मुश्किलें आती है। जी, ये बिल्कुल, ये बात थी 2005 के पहले की। 2005 के बाद बिल्कुल बदल गया है। बिहार में जो नए काम हो रहे हैं, जिस गति से बिहार, प्रशांत किशोर आज भी कह रहे हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी, कि देखिए, गुजरात के लिए ट्रेन भले मत चलाओ, बिहार में फैक्ट्रियां लगा दो, हम यही कमा लेंगे, हम यही कमा लेंगे। लेकिन यह दर्द तो आप भी झेलते होंगे, और इस पीड़ा से हम और आप देखते हैं, जब छठ के वक्त लोग लौटते हैं और जब जा रहे लोग होते हैं, तो माँ की आंखों में आंसू होता है, बेटा कमाने जा रहा है। चलिए हम चलते हैं। जी हाँ, कुछ कह रहे थे। ये मैं कहना चाहूंगा कि प्रशांत जी बार बार जो ये अटैक करते हैं कि ये आपके ही बक्सर से आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उनके पिताजी को भी अच्छे से जानता हूँ। मैंने खुद अपना कई बार अपने पिताजी शायद नहीं रहे ना, अब नहीं रहे, जब वो थे और डॉक्टर थे, प्रैक्टिस करते थे, तो मैंने कई बार अपने लोगों का उनसे इलाज कराया। बहुत अच्छे डॉक्टर थे। जी, अच्छे डॉक्टर थे, बहुत भीड़। डॉक्टर श्रीकांत पांडे ना, डॉक्टर श्रीकांत पांडे, डॉक्टर एसके पांडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ करते थे। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो पलायन है, ये अच्छे अपॉर्चुनिटी की वजह से ज़्यादा है, मजबूरी की वजह से कम है। अभी मैं कुछ दिनों पहले द्वारिका गया था दर्शन करने, और वहाँ कुछ खरीद रहा था पूजा पाठ की सामग्री, और वहाँ एक गुजराती भाई ने बताया कि भाई ये यहाँ जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखेंगे सब बिहार वालों की है। वहाँ से कोई आता है एक गमछा और बैग लेकर, और यहाँ ठेला खुमचा पर गोलगप्पे और चाट बेच के भी बड़े बड़े महल खड़े कर लेता है। और यहाँ के युवा घर में बैठे रहते हैं, अपने बिजनेस व्यापार के भरोसे मेहनत नहीं करते हैं। कुछ दिनों में बिहार के लोग ही यहाँ के सबसे ज्यादा समृद्धशाली लोग गुजरात में। जी, ये मुझसे वहाँ के गुजरात के व्यक्ति ने कहा। पंजाब में आप जाकर देखिए कि 40% से ज्यादा वहाँ के लोग पलायन करके कनाडा, अमेरिका चले गए हैं। वहाँ के ज्यादातर संसाधनों में बिहार के लोगों का सिर्फ वो लेबर के तौर पर नहीं है, वहाँ वो स्वामी हैं। उन्होंने मेहनत की, पैसे कमाए, जमीन खरीदी, खेती कर रहे हैं, वहाँ उनके बाल बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्होंने घर बनाया है। तो हमेशा ये
पॉपुलेशन शिफ्ट और ड्रिफ्ट होता रहता है। ये एक फेनोमेना है जो समाज में समय के साथ लेकिन जब परिवर्तन। फैक्ट्रियां नहीं है डॉक्टर साहब, तो लोग कहते हैं बिहार में नौकरियां कितनी हैं। देखिए, नौकरियां कहते हैं लोग कि सरकारी नौकरियों में या तो शिक्षक की नौकरी है या सिपाही की नौकरी है, और प्राइवेट सेक्टर में सेल्समैन की नौकरी है। परिणाम यह है कि 10,000 रुपये कमाने के लिए, मुझे पता है आप जिस वर्ग से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, जिस इलाके से आते हैं, यदि मेरी समझ सही है तो आप बक्सर के भूमिहार हैं, यह भी मुझे लगता है, ठीक है। तो मैं यह देखता हूं कि देखिए, जो 10,000 रुपये कमाने के लिए भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, यह भी गार्ड की नौकरी बंगाल में हो, चाहे दिल्ली में हो या कहीं और हो, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये कमाने के लिए उन्हें जाना पड़ा, यह तो पीड़ादायक है ना। देखिए, ये पीड़ादायक जरूर है, चूंकि देखिए आप भारत और बिहार की जनसंख्या इतनी है कि क्या सबको आप रोजगार दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तब आपको करना क्या होगा? जो बिहार के अगर विकास की अगर हम विस्तृत चर्चा करें, प्रधान जी भी कभी बैठ जाए तो मैं चर्चा करके उनको समझा दूंगा कि आप पलायन जो रोकने की बात कर रहे हैं ये वास्तविकता नहीं है, आपका छलावा है। भाई, आपको ऐसा इन्वायरमेंट छल रहे हैं बिहार। जी बिल्कुल। अच्छा, ये एक नया आरोप लगा रहे हैं आप। जी बिल्कुल, ये छलावा है। वो बोलते हैं कि मैं 24 घंटे में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो 24 घंटे में नहीं करे 1 घंटे में शराबबंदी खत्म। हाँ, शराबबंदी देखिए, वो तो एक नोटिफिकेशन है, वो कोई चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे ये आपको देखना होगा, आपको निर्णय लेना होगा, आपको समझना। लगता है शराबबंदी ठीक है? नहीं, देखिए, शराबबंदी बिल्कुल ठीक है अगर उसको अच्छे से सुचारू ढंग से लागू किया जाए। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि शराबबंदी होने के बावजूद भी बहुत इफेक्टिव डिलीवरी है। आप तो बक्सर से आते हैं, आपको पता है क्या धंधा चल रहा है। चूंकि मेरा भी गांव बॉर्डर पर है, तो ऐसी खबरें हमें मिलती है कि शराब की तस्करी होती है और पुलिस का एक बड़ा बल इसमें लगता है। अब ये ऐसा विषय है, इससे फायदा भी बहुत हुआ है। सड़क पर लोग पीकर ऐसे घूमते थे, गाड़ियां चलाते थे, एक्सीडेंट हुआ, शादियों में नागिन डांस करते थे। जी, तो ये सब रुका है, घरेलू हिंसा कम हुई है, इसके चलते अपराध भी कम हुआ है। कोई अगर, लेकिन अपराध तो बढ़ता ही जा रहा है डॉक्टर साहब। नहीं, और लोग कह रहे हैं कि भाई अब देखिए, पुलिस वालों को अपराधियों की चिंता नहीं है, उन्हें शराबबंदी और बालू के जो मोटी कमाई हो रही है, छप्पर फाड़ के लोग कमा रहे हैं। और जाकर पता कर लीजिए बनारस में, जाकर पता कर लीजिए रांची में, नोएडा और गाजियाबाद में, यहाँ के अधिकारी और यहाँ के पुलिस वाले कितनी बिल्डिंगें खरीद रहे हैं। जो भी आप कह रहे थे ना, देखिए गुजरात में जाकर उन्होंने अपने श्रम से, लेकिन यह नाजायज कमाई से, यह तो बहुत विचित्र स्थिति हो गई। देखिए, नाजायज कमाई से जो भी करते हैं उन पर एक्शन भी होता है। आपके पास उदाहरण भी होंगे कि यहाँ के बड़े IAS अधिकारी पूर्व जो आए दिन छापा पड़ता है, लोग पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं। समाज में भ्रष्टाचार और अनियमितता तो बढ़ी है, ये हर जगह बढ़ी है। प्रशासन का इसमें यही रोल है कि जब भी ऐसी शिकायत आती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करें, ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाया जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। और इस तरह के अनेकों हमने पहले भी एग्जाम्पल देखे कि नीतीश जी ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का छापा पड़ा, बहुत लोगों के बड़े बड़े घर जो अनैतिक कमाई से बने थे उनको जब्त किया गया, उसको दान कराया गया, उस पर सरकारी मानिए ना मानिए, देखिए, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि नीतीश जी का इकबाल कमजोर हुआ है।